आज की ये कहानी दिल्ली की। दिल्ली में एक इलाका है आरके पुरम। इस इलाके में एक फैमिली रहती थी, जिस फैमिली के मुखिया का नाम महेश कुमार था। महेश कुमार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर थे। ये पुरातत्व विभाग होता है। ये विभाग पुरानी इमारतों का जो बायोडाटा होता है, ये इनके जिम्मे होता है निकालना। जैसे बहुत से मसले हमारे हिंदुस्तान में पहले आ चुके हैं, जिसमें पुरानी खोजबीन करके ये बताया जाता था कि ये इमारत कितनी साल पुरानी। ये वही पुरातत्व विभाग है। और इसी पुरातत्व विभाग के महेश कुमार ऑफिसर थे। वो डेली अपनी ऑफिस जाया करते थे और वापस सही सलामत घर आ जाया करते थे। लेकिन 28 अगस्त 2023 को होता यह है कि महेश कुमार ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन वापसी का जब उनका वक्त होता है, वो घर वापस नहीं आते। घर वाले शुरुआत में परेशान होते हैं, उसके बाद इधर उधर पूछताछ की जाती है, कुछ भी नहीं पता चलता। फिर जो ऑफिस के महेश कुमार के जो कुलीग होते, उनसे पूछताछ की जाती, लेकिन वो भी कहते हैं कि वो ऑफिस से सही टाइम पे निकले और निकलने के बाद फिर वो रोज़ की रूटीन उनकी होती कि वो डायरेक्ट घर जाया करते हैं। लेकिन आज के दिन वो घर नहीं पहुंचते। अब उनके भाई मनीष कुमार काफ़ी टेंशन में, काफ़ी परेशान। वो जाते हैं थाने में, और थाने में जाने के बाद एक FIR दर्ज कराते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद फिर वो खोजबीन में लग जाते हैं। अब पुलिस बाकी की तफ्तीश करती है, महेश कुमार को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन महेश कुमार का कोई भी पता नहीं चलता। तभी अचानक दिल्ली के एक इलाके से, दिल्ली में एक इलाका है, उस इलाके से एक गाड़ी बरामद होती है। जब उस गाड़ी के बारे में पता लगाया जाता है तो वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि महेश कुमार की ही थी। वो गाड़ी जिस जगह से ये ऑफिस से घर आते थे, उससे लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर पे ये गाड़ी खड़ी थी। पुलिस को जब ये पता चलता है कि महेश कुमार की गाड़ी उस जगह पर खड़ी है, तो पुलिस की टीम जाती है, गाड़ी में छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे ज़रा भी शक किया जाए कि कुछ अनहोनी हो सकती है। अब उसके बाद फिर पुलिस महेश कुमार को खोजने के लिए बाकी के इलाकों में पूछताछ करती है, ऑफिस में पूछताछ करती है। जब उनका मोबाइल लोकेशन निकाला जाता है तो महेश कुमार का मोबाइल लोकेशन जो आता है वो फरीदाबाद में दिखता है। फरीदाबाद जो कि दिल्ली से काफ़ी दूरी पे है। जब फरीदाबाद में इनका लोकेशन दिखता है तो पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर गाड़ी दिल्ली के इस इलाके में और उनका मोबाइल का जो लोकेशन है वो फरीदाबाद में दिख रहा है। ये बात जब पुलिस के सामने आती है तो पुलिस काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मसला क्या है कि गाड़ी एक तरफ और मोबाइल का जो लोकेशन है वो दूसरी तरफ, और अभी भी महेश कुमार का कोई भी पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस जाती है उस पुरातत्व विभाग के ऑफिस में, वहाँ के लोगों से पूछताछ करना चाहती, ताकि महेश कुमार के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो पुलिस जान सके और उसके बाद उन्हें खोजने में आसानी हो सके। अब पुलिस उस ऑफिस में जाती है। उस ऑफिस में जाने के बाद सबसे बातचीत करती है, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन उस ऑफिस में कोई भी ऐसा नहीं होता है जिससे पुलिस को कोई ऐसा क्लू मिल सके जिससे पुलिस इस केस में थोड़ा उनको आसानी मिल जाए। अब उसके बाद अचानक पुलिस महेश कुमार का व्हाट्सएप स्टेटस देख लेती है, और वो स्टेटस देखने के बाद पुलिस थोड़ा शॉक्ड होती है। असल में उस स्टेटस में लिखा हुआ था कि मैंने कई लोगों का जो कर्ज लिया है, यानी 6 से 7 लाख रुपए जो मैं कर्ज लिया हूँ, जिनका मैंने कर्ज लिया है वो घबराए ना, यह कर्ज मैं जल्द ही उनका उतार दूंगा। और इस तरीके से एक स्टेटस लिखने के बाद फिर महेश कुमार लापता हो जाते हैं। पुलिस जब ये स्टेटस देखती है तो पुलिस काफ़ी शॉक्ड होती है, और उसके बाद ही महेश कुमार गायब हो जाते हैं। अब पुलिस जब उनके ऑफिस में लोगों से पूछताछ करती है तो एक एक कर सब अपनी बातें बताते हैं, और महेश कुमार के बारे में वो सब बताते हैं कि उनकी डेली रूटीन क्या थी, वो ऑफिस आते थे किस वक्त, क्या करते थे, कब वो घर जाते थे, और घर जाते थे तो क्या रास्ते में कहीं रुकते थे। ये सब कुछ जानकारी लेने के बाद उसी ऑफिस में एक लड़का था, जिससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस का शक उस लड़के पर डायरेक्ट चला जाता है। असल में होता क्या है कि बाकी लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो सारे लोग जो भी महेश कुमार की रूटीन थी उस रूटीन के हिसाब से वो लोग बताते थे, लेकिन जब वो इस क्लर्क से, जो कि उस ऑफिस में एक क्लर्क था, उससे पूछताछ करते हैं तो उसकी स्टोरी इन बाकी लोगों से अलग थी। और वो स्टोरी ये थी, वो बताता है कि महेश कुमार जो थे वो लोगों से पैसा लिया करते थे ताकि उन्हें सरकारी नौकरी दिलाई जा सके, और वो इसलिए पैसा लेते थे, फिर आगे वो अपना सोर्स लगाते थे और लोगों को सरकारी नौकरी दिलाया करते थे। जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस इस बात को मैच करने लगती है कि जो व्हाट्सएप स्टेटस पे स्टेटस लगा हुआ है
उसी स्टेटस से मिलती जुलती इसकी बात है, जबकि बाकी लोग जो इसमें थे वो इस तरीके की कोई भी बात नहीं कर रहे थे। अब उसके बाद पुलिस इससे आगे की पूछताछ करती है तो बताता है कि हाँ, इनके ऊपर कुछ कर्ज था, लोगों से ये कर्ज लिए हुए थे और इस कर्ज को वो चुका नहीं पा रहे थे, काफ़ी परेशान थे। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि जो भी बाकी लोग हैं उनका मैंने कर्ज चुका दिया है, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब पुलिस को इस पे डाउट इसलिए आता है कि पुलिस ये कहती है कि बाकी जितने भी लोग थे वो कोई इस तरीके की बात नहीं किया, लेकिन इस बंदे को सब कुछ पता है। और बाकी लोगों से पूछताछ की गई इसके बारे में तो पता चला कि हाँ, ये महेश कुमार के काफ़ी करीबी था, उनसे अक्सर मेल जोल इसका बनता रहता था, जबकि ये क्लर्क था और वो ऑफिसर था। अब इस तरीके से पुलिस उसके ऊपर डाउट करती है और उसके बाद फिर ये कहती है कि इसका जेब चेक किया जाए। अचानक पुलिस के दिमाग में उसकी पॉकेट को चेक करने का ख्याल आता है और पुलिस उसकी पॉकेट चेक करने लगती है। इसी बीच उसकी पॉकेट से एक ऐसा सामान मिलता है कि जिसकी वजह से पुलिस का डाउट थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा था। उसकी जेब से असल में उसी कार की चाबी मिलती है जो कार पुलिस को दिल्ली के लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर पर पार्क मिलती है, और वो कार किसी और की नहीं बल्कि महेश कुमार की ही कार थी। जैसे ही ये चाबी उसके जेब से मिलती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है। वो इस बात को अलग अलग तरीके से घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि असल में महेश कुमार जब जा रहे थे तो उन्होंने ये चाबी मुझे दे दी, मैंने पूछा कि ये चाबी क्यों दे रहे हैं तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन पुलिस इस वक्त तक काफ़ी मजबूत इरादा कर चुकी थी कि कुछ ना कुछ इस मामले में इसका हाथ ज़रूर है। अब उसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। अपने पुलिसिया अंदाज में जब उससे पूछताछ करती है तो एक लंबी चौड़ी कहानी सामने आती है, और वो कहानी इस पूरी स्टोरी में सबसे मेन और सबसे असल है। ये कहानी असल में इस केस को किस तरीके से वो हैंडल करता है, इस कत्ल की प्लानिंग को वो किस तरीके से मैनेज करता है, इस कहानी में वो एक एक कर सारी बात बताता है। असल में वो बताता है कि वो खुद लोगों को पैसा लेकर नौकरी दिलाया करता था, और इसी सिलसिले में उसने महेश कुमार से बात की थी कि अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी चाहिए और अलग अलग विभाग में अगर नौकरी उनको चाहिए तो उनको एक एक लोग पे जो खर्च आएगा वो 3-3 लाख रुपए आएगा। अगर वो 3 लाख रुपए आप इंतज़ाम करवा के मुझको दिलवाते हैं तो मैं लोगों को सरकारी नौकरी दिलवा दिया करूँगा। महेश कुमार इस बात से राज़ी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मेरी पहचान के बहुत से लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी की ख्वाहिश है, कि वो चाहते हैं सरकारी नौकरी में बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। इस वजह से वो महेश कुमार जो थे वो अपने जानने वालों से पैसा लेकर इस क्लर्क को देते हैं, अनीस को देते हैं कि वो इन लोगों की नौकरी लगवा देगा। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाता है। काफ़ी दिन बीतने के बाद ये नौकरी नहीं लगती तो अब महेश कुमार से जो लोग पैसा दिए थे वो महेश कुमार से पैसे की डिमांड करने लगे कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए, और महेश कुमार अनीस से ये डिमांड करते कि आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। ये बात कई दिनों तक चलती रही लेकिन अनीस पैसा चुका नहीं पा रहा था। कई दिनों तक ये मामला आगे बढ़ता रहा, महेश कुमार उससे कहते रहे लेकिन वो एक एक दिन कर करके टालता गया और ये पैसा नहीं चुका पा रहा था। इधर महेश कुमार के ऊपर प्रेशर आ रहा था। इसी बीच पता ये चलता है कि अनीस की एक गर्लफ्रेंड थी, और उस गर्लफ्रेंड का अफेयर जो था वो धीरे धीरे महेश कुमार से चलने लगा था। यानी अनीस की गर्लफ्रेंड अब अनीस से दूर जा रही थी और वो महेश कुमार के करीब आने लगी थी। जैसे ही अनीस को इस बारे में पता चलता है तो अनीस के दिमाग में एक प्लानिंग चलती है। उसके दिमाग में खुराफात खड़ा होता है और वो एक प्लान को अंजाम देने की कोशिश करने लगता है। वो प्लान ऐसा होता है कि उसका इरादा बन चुका था कि अब महेश कुमार को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और उसको रास्ते से हटाने के लिए वो सबसे पहले महेश कुमार को इस तरीके से अपने पास बुलाता है कि किसी को शक ना हो। वो सबसे पहले आरके कॉलोनी में जिस जगह उसका रूम था उस जगह पर महेश कुमार को ये बुलाता है, लेकिन उसके बुलाने से पहले सबसे पहले वो ऑफिस से 5 दिनों की छुट्टी लेता है। ऑफिस से 5 दिनों की छुट्टी जब उसको मिल जाती तो वो सबसे पहले हरियाणा के सोनीपत यानी जहाँ उसका घर था वो उस जगह पर जाता है, और अपने घर पे जाने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन को उसी जगह ऑन छोड़कर वो वापस से फिर दिल्ली आता है, और दिल्ली में उसी आरके कॉलोनी जहाँ उसका रूम था, सरकारी रूम, उसी रूम में जाता है और उसके बाद फिर महेश कुमार को कॉल करता है। और कॉल करने के बाद उससे कहता है कि आ जाओ, पैसा तुम ले लो, जो पैसा तुम्हारा था वो मिल चुका है, वो आकर तुम ले जाओ। वो ये सोचकर कि इतने दिनों बाद ये पैसा मिल रहा है तो वो ऑफिस से निकलकर डायरेक्ट इस अनीस के घर पे, जो कि सरकारी घर था, उस जगह पर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद काफ़ी देर तक वो अनीस महेश कुमार से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद फिर अचानक महेश कुमार के वो पीछे की तरफ जाता है
और उसके बाद फिर महेश कुमार पर हमला करता है और हमला करने के बाद उसको गिरा देता है ज़मीन पे और उसके बाद बेइंतहा उस पर वार करता है। यानी उसके हाथ में जो कुछ भी था उस समय वो उससे महेश कुमार पे वार करता है। और जब वो ये क्लियर कर लेता है कि महेश कुमार की मौत हो चुकी, तो वो फिर उस जगह पर लाश को छोड़कर कुछ प्लास्टिक बाजार से खरीदता है और बाजार से खरीदने के बाद उस लाश को उसी प्लास्टिक में पैक करके उसी रूम में रख देता है। यानी जिस रूम में वो रहता था उसी रूम में लाश को छोड़ता है और फौरन फिर चला जाता है सोनीपत। सोनीपत जाता है, लेकिन उसको फिर ये डर होता है कि कोई पुलिस वाला या कोई इस तरीके का मामला उसके घर की तरफ अगर कोई गया तो वो ये सुगंध या फिर बदबू अगर छूट गई तो वो ये पहचान सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो सबसे पहले क्या करता है कि वो सोनीपत से वापस आता है। असल में वो इसलिए डर गया था क्योंकि जब वो सोनीपत में था उसी बीच महेश की फैमिली से उसको कॉल गई थी कि क्या तुम महेश के बारे में कुछ जानते हो। तो वो इस बात से इनकार करता, वो कहता है कि मैं तो छुट्टी पे घर आ गया हूँ। तो इसलिए वो काफ़ी डर गया था क्योंकि पुलिस अगर उसके घर तक पहुँच जाती तो ये सारा राज उसका खुल जाता है। वो वापस से सोनीपत से फिर दिल्ली आता है, उस आर्केड कॉलोनी में जाता है जहाँ पर उसने अपने घर में लाश रखी थी। वो इस लाश को ठिकाने लगाने की अब प्लानिंग करता है। प्लानिंग में सबसे पहले वो क्या करता है कि उस ऑफिस में जो एक दूसरा क्लर्क था वो उसके रूम की चाबी लेता है। असल में जो उसका रूम था वो खाली रहता था, सरकार जो उसको रूम दी थी वो हमेशा खाली रहता था। अक्सर ये लोग पार्टी करने के लिए उस रूम में जाया करते थे, जबकि ये क्लर्क एक दूसरा घर किराए पे रह के अपनी फैमिली के साथ उस घर में रहता था। अब अक्सर ये चाबी उससे मांगा करता तो ये चाबी दे दिया करता था, इसलिए दूसरे क्लर्क को भी कुछ महसूस नहीं हुआ कि ये चाबी क्यों मांग रहा है। अक्सर शराब वगैरह पीने के लिए लोग घर में जाया करते थे। अब वो क्लर्क चाबी इसे दे देता है। चाबी लेने के बाद फिर बाजार जाता है। बाजार में जाने के बाद सेम इसी चाबी की एक कॉपी बनाता है। कॉपी की बनाने के बाद फिर ये असली जो चाबी थी वो अपने दोस्त क्लर्क को दे देता है। अब इस चाबी को लेने के बाद फिर वो अपने घर से उस लाश को अपनी गाड़ी के डिग्गी में रखता है और उसके बाद फिर उस दूसरे घर की तरफ आता है जो उसके दोस्त का घर था। वहाँ पे आने के बाद लाश को उतारता है, फिर उस घर में लेकर जाता है। और उस घर का नक्शा कुछ इस तरीके से था कि जो उसका आंगन था वो आंगन एक मिट्टी का आंगन था, एक कच्चा आंगन था और उस आंगन में अक्सर पानी भर जाया करता था। तो वो उस आंगन में एक गड्ढा खोदता है। वो अकेले इस तरीके से गड्ढा खोदता है ताकि अगल बगल के किसी को ये पता ना चल सके कि अंदर कोई काम हो रहा है। वो आराम से उस गड्ढे को खनता है। जब उसे ये महसूस हो जाता है कि इस इतने गड्ढे में एक लाश को छिपाया जा सकता है तो फिर वो उस लाश को प्लास्टिक के समेत उस गड्ढे में डालता है और उसके बाद फिर ऊपर से मिट्टी रख देता है। अब वो इस लाश को उस गड्ढे में दबाने के बाद फिर ये वापस से अपने घर चला जाता है सोनीपत। सोनीपत जाता है तो ये रात भर इसे नींद नहीं आती और ये सोचते रहता है कि अगर उसके दोस्त लोग वो उस घर में जाएंगे और ताज़ा ताज़ा मामला वहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ गड्ढा खना है तो उन्हें शक हो सकता है। तो ये सोचकर वो वापस से फिर आता है दिल्ली। और ये जब भी सोनीपत से दिल्ली आता है या दिल्ली से सोनीपत जाता है, इस बीच इसके साथ इसका फ़ोन नहीं होता था। ये हमेशा अपने मोबाइल को उस घर में यानी सोनीपत जिस घर में ये रहता था उसी घर में छोड़ कर आया करता था। अब उसके बाद ये वापस से आता है और वापस से इसने ये पहले से सुन रखा था अपने दोस्त से कि वो इस आंगन को प्लास्टर कराना चाहता है क्योंकि इस आंगन में पानी जम जाता है। इस वजह से वो मिस्त्री को बुलाता है, 12,000 में बात डन होती है और वो उस पूरे आंगन को प्लास्टर करवा देता है ताकि किसी को शक भी ना हो सके। अब उसके बाद फिर जब उस प्लास्टर कराने के बाद वो 10,000 देता है, उसके बाद मजदूर घर चले जाते हैं। ये वापस से सोनीपत चला जाता है। अपनी छुट्टी को ख़त्म करने के बाद ये वापस जब ऑफिस में आता है तो ऑफिस में आने के बाद जब पुलिस वाले बाकी लोगों से पूछताछ कर रहे थे, इसी बीच इससे भी पूछताछ कर रहे थे। इस कत्ल को करने के बाद सबसे पहले ये गाड़ी जो उस ऑफिसर की थी यानी जो महेश कुमार था, उसकी गाड़ी को ये दिल्ली से कुछ दूरी पर ये खुद ही जाकर वो खड़ी करता है और वो इसलिए उस जगह पर खड़ी करता है ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि असल में महेश कुमार गायब किस जगह से हुआ। मोबाइल लोकेशन दूसरी तरफ और कार उसकी दूसरी तरफ। मोबाइल का लोकेशन उसने इस तरीके से चेंज किया कि वो महेश कुमार के मोबाइल को लेकर जाने के बाद फरीदाबाद में जाता है, वहाँ पे लगभग 10 मिनट तक उस मोबाइल को ऑन रखता है और उसको कंफर्म हो जाता है कि अब लोकेशन कैच कर लिया होगा, तो फिर वो उसे मोबाइल को स्विच ऑफ करता है और फेंक देता है खेत में। इस तरीके से वो पूरी प्लानिंग कर लेता है, लेकिन उसकी एक गलती ये थी कि उसके जेब में उस कार की चाबी रह गई थी और उस चाबी को जैसे ही पुलिस ढूंढ लेती उसके बाद पुलिस का तमाम शक उसके ऊपर चला जाता है और सख्ती से पूछताछ करने के बाद ये बात सामने आ जाती है कि असली कातिल यही अनीस था। फिर उसे पुलिस अरेस्ट करती है और फिर अदालत में पेश करती है। इसका मामला अभी तक अदालत में चल रहा है। ये थी आज की कहानी।
इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।